प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड GK एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का हिंदी पाठ पुस्तक का पाठ 9 भारत माता। और इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की ये आत्मकथा है जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं भारत माता जवाहरलाल नेहरू का पाठ। लेकिन इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हमारा हिंदुस्तान एक है। इस पाठ में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम भारत माता पाठ। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। सयाने का मतलब ज़्यादा चतुर, ज़्यादा चालाक, और उन्हें दूसरी ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ग़िज़ा होता है खाना, उर्दू शब्द है ये। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, नज़रिया का मतलब होता है बच्चों दृष्टिकोण, महदूद का मतलब है सीमित, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्खन तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे। यकसा मतलब एक से थे। और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्कन में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। धुर दक्कन का मतलब होता है बच्चों पूरी तरह दक्षिण में स्थित। और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थीं उस ढड्डे के साथ। ढड्डे का मतलब होता है ढर्रा प्रणाली, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। यानी कि किसानों को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। पूंजीपति लोग भी परेशान करते थे, गरीब समझकर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती थी। और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सभी चाहते थे कि हमको इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुंज हैं। जुंज का मतलब होता है बच्चों खंड हैं। पूरी दुनिया का हम एक खंड है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। कश्मकश होती है दुविधा की स्थिति कि हम क्या करें क्या ना करें, इस तरह की स्थिति।
मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की किए। यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। कुतूहल यानी आश्चर्य होता और ताज्जुब भी होता। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की? सूबा यानी प्रांत, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज यानी प्यारे हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। प्रिय स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपकी तरह आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।